कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 1 न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात कर रहा है, क्या हमारी कंट्री और उनकी कंट्री दूसरी तीसरी किसी कंट्री के बीच में कैसे होगा ये। सेक्शन 111 में डेफिनेशंस दी हैं। क्लॉज ए, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट means any country or place outside India in respect of which arrangements have been made by the central government with the government of such a country through a treaty। जिस कंट्री के साथ हमारी ट्रीटी हुई है या कोई कंट्रैक्ट हुआ है, कोई इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स में हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस लेने के लिए। इसमें असिस्टेंस ली जा सकती है एक दूसरे की कंट्री की, और प्रोसीजर इसमें बताया है चैप्टर में कि अटैचमेंट कैसे होगी और फोरफीट कैसे होगी प्रॉपर्टी। आइडेंटिफाइंग की का मतलब इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। प्रॉपर्टी डिराइव करी जा रही थी और यूज की गई है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। वो वाली उस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ, उस चीज़ को एस्टेब्लिश करना कि वो डिराइव करी गई है या यूज हुई है कमीशन ऑफ ऑफेंस में। आइडेंटिफाइंग का मतलब ये है। प्रोसीड्यूर्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्यूर्स ऑफ क्राइम क्या, कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव की, ऑब्टेन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो रिजल्ट एज अ रिजल्ट आई ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इज नोन एज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोई क्राइम किया उसके बाद क्या चीज़ें आई, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल होती है जो रियल है, दिखती है, टच कर सकते हैं। इनकॉर्पोरियल होती है टेंजिबल, जैसे वही ना कि जैसे इनकॉर्पोरियल का मतलब हो गया राइट्स, पेटेंट्स, ठीक है, वो चीज़ें इनकॉर्पोरियल आपकी प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल आ गया। डीड्स and instruments evidencing title to or interest in such property or assets derived as or used in the commission of an offence includes the property obtained through proceeds of crime। वो भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही आता है। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, इंक्लूड्स और नॉट, इसके लिंक में ये बात के ऊपर इंक्लूड्स दी प्रॉपर्टी obtained through proceeds of crime। ऑप्शंस में आएगा, मूवेबल है, इनकॉर्पोरियल है, टेंजिबल है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से पूछ लेते हैं। ट्रेसिंग, ट्रेस करने का मतलब डिटरमाइन करना उसका नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल, ओनरशिप, ठीक है, ये चीजें। वैसे इस चैप्टर से एमसीक्यू बहुत कम आते हैं। सेक्शन 112 और पहले पुरानी सीआरपीसी में भी कुछ खास नहीं आते होते थे। खैर, सेक्शन 112 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट याद करना, क्या भेजते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसको, कंपिटेंट अथॉरिटी को, किस लिए, इन्वेस्टिगेट करो। चलो, सब सेक्शन 1, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द आईओ दैट एविडेंस मे बी अवेलेबल इन द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। एनी क्रिमिनल कोर्ट में, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है इशू करने की लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू a court or an authority in that country or place competent to deal with such request to examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case and to record his statement made in the course of such examination and also to require such person or other person to produce any document or thing in which may be in his possession pertaining to the case and to forward all the evidence so taken or collected or authenticated or the authenticated copies thereof or the things so collected to the court issuing such letter। कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वो कोर्ट भेजेगी, क्रिमिनल कोर्ट यहाँ की इशू करेगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री और प्लेस कंपिटेंट टू डील विद द फैक्ट्स। वहाँ की कोई भी कोर्ट को जो इस चीज़ की पावर रखती है टू डील विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, उस रिकॉर्ड करेगी और जो पावर रखती है रिकॉर्ड करने की स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो टू रिक्वायर सच पर्सन और एनी अदर पर्सन कि प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट और थिंग जो उस बंदे के पोजेशन में फॉरेन कंट्री में है और सारा एविडेंस फॉरवर्ड करके भेजना है या ऑथेंटिकेटेड कॉपीज भेजनी है इधर टू द कोर्ट इशूइंग सच लेटर, यानी कि इंडिया वाली कोर्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज दी सेंट्रल, तो इसका मैनर क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो इंटर कंट्री होती है ना, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रट लो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, उसी के पास है एम्बिट है इस चीज़ों का। सब सेक्शन 3, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और अ थिंग रिसीव्ड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डीम्ड, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी या डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव होगी वो मान लिया जाएगा एविडेंस इन द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका एविडेंस मान लिया जाएगा।
सेक्शन 113 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द कंट्री अथॉरिटी इन इंडिया। अब पहले तो बाहर भेजा था, बाहर से इंडिया आ रहा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की, अब क्या होगा? पहले बाहर भेजा था, अब इंडिया आ रहा है, तो अब क्या होगा? अपॉन रिसीव्ड ऑफ अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और so and so outside India completed to issue such letter in for in that country or place for the examination of any person, या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसके लिए इशू कर सकते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन या पटिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग के लिए। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ चुका है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं आया तो आ जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए किसी बंदे के या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इसलिए इशू हो सकता है। अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री और प्लेस द सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंग्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगी उस इलाके के सीजीएम के पास, उस एरिया के, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो एज ही में अपॉइंट इन दिस पे, सीजीएम ने अपॉइंट किया हो उस इस काम के लिए। Who shall thereupon summon the person before him and record his statement और cause the document, उसको समन कर लेगा अपने पास, रिकॉर्ड करेगा या डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस करने के लिए कह देगा, फिर बाद में सेंड कर देगा लेटर टू एनी पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन who shall thereupon investigate upon the matter as if the offence committed in India, वैसे जैसे इंडिया में ऑफेंस हुआ हो। तो all the evidence taken or collected under subsection 1 or authenticated copies thereof or the things so collected shall be forwarded by the magistrate or police officer as the case may be to the central government for transmission to the court or authority issuing the letter of request in such manner as the central government may think। कहता है कि all the evidence taken or collected, जो भी लिया जाएगा एविडेंस या ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, वो फॉरवर्ड करेंगी, दैट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन टू द कोर्ट अथॉरिटी इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये चीज है। सेक्शन 114 असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स वेयर अ कोर्ट इन इंडिया in relation to a criminal matter desires that a warrant for arrest of a person to attend or produce a document or thing issued by it shall be executed in place of। कहता है कि जहाँ पे कोर्ट इंडिया में है इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर, चाहती है कि वारंट ऑफ अरेस्ट किसी भी बंदे का कि वो आए या प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट और थिंग जो इंडिया वाली कोर्ट ने इशू किया, इट शैल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस और कंट्रैक्टिंग स्टेट, वो एग्जीक्यूट हो बाहर वाली जगह में, तो वो उस वारंट का डुप्लीकेट इन सच फॉर्म टू सच कोर्ट और जज और मजिस्ट्रेट थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इधर की गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोड बनाया होगा उस हिसाब से वो स्पेसिफाई करेगी इन दिस बिहाफ एंड दैट कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एज अ केस में भी शैल कॉज द सेम। तो इधर से हम उधर भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई और बाहर वाली कोर्ट एग्जीक्यूट करवा देगी। किस चीज के लिए? वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन टू अरेस्ट और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और थिंग। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई बाहर के बंदे को अरेस्ट करके या प्रोड्यूस किया जाए डॉक्यूमेंट, तो इस सेक्शन के एज पर हम प्रोसीड करवाएंगे कोर्ट को। If in the course of an investigation or an inquiry into an offence, an application is made by the IO or any officer superior in rank to the IO that the attendance of a person who is in any place in contracting state is required in connection with such investigation or inquiry, and the court is satisfied that such attendance so required, it shall issue summon or warrant in duplicate against the said person as the central government to cause the same to be served or executed। कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में या इंक्वायरी के दौरान आईओ या उसके सुपीरियर ऑफिसर चाहते हैं कि अटेंडेंस हो उस बंदे की हु इज इन एनी प्लेस इन अ कंट्रैक्टिंग स्टेट, एक इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बाहर वाले बंदे की अटेंडेंस चाहिए और इंक्वायरी के लिए, और कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, तो वो समन या वारंट इशू कर देगी डुप्लीकेट में। फिर सेम वही प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कहेगी और बाहर सर्व करवाएंगे या एग्जीक्यूट करवा लिया जाएगा उसको। सब सेक्शन 3 वेयर अ कोर्ट इन इंडिया इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर हैज रिसीव्ड, मतलब इंडिया वाली कोर्ट ने अब रिसीव किया वारंट फॉर अरेस्ट रिक्वायरिंग हिज अटेंडेंस और टू अपीयर और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन दैट कोर्ट और बिफोर एनी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इशूड बाय अ कोर्ट जज मजिस्ट्रेट इन कंट्रैक्टिंग स्टेट, बाहर वाले जज ने, तो सारा का सारा ऐसे एग्जीक्यूट होगा जैसे इंडिया में ही आया होता है।
जैसे किसी और कोर्ट से इंडिया में अपनी जुरिसडिक्शन में रिसीव किया होता है वैसे। Subsection 4. Where a person transferred to a contracting state pursuant to subsection is a prisoner in India, the court in India or central government may impose such conditions as the court or government deems fit. जैसे कि जो बंदा transferred to a contracting state pursuant to subsection 3 is a prisoner in India, where a person transferred to a contracting state pursuant to subsection 3 is a prisoner in India, वो बंदा प्रिजनर है इंडिया में, बंदे को ट्रांसफर करना है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, वो बंदा पहले ही प्रिजनर है इंडिया में, तो कोर्ट जो इंडिया में होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंडीशन लगा के उसको भेज सकती है एज द कोर्ट और द गवर्नमेंट डीम्स फिट। Subsection 5. Where the person transferred in India pursuant to subsection 1 or 2 is a prisoner in a contracting state. अब उल्टा हो गया, बाहर वाली स्टेट में प्रिजनर है, पर्सन जो ट्रांसफर किया इंडिया में वो बाहर वाली स्टेट का प्रिजनर है, तो कोर्ट इंडिया वाली इंश्योर करेगी कि जो कंडीशंस के साथ उसको भेजा गया उसकी कंप्लायंस हो। कंडीशन क्या होगी, ये कि उसको ये भागना नहीं चाहिए। ये वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 सो, तो वो इंश्योर करेगी कि उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दूसरी सरकार को। सेक्शन 115 असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब असिस्टेंस किस लिए, ऑर्डर्स फॉर अटैचमेंट या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। कोर्ट इन इंडिया, भारत वाली कोर्ट के पास स्पेशल ग्राउंड्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं to believe that any property obtained by any such person is derived, obtained directly and indirectly by such person from the commission of an offence, it may make an order of attachment। इंडिया वाली कोर्ट को अगर लगता है रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि उस बंदे से सीज कर सकते हैं, अटैच या फोरफीट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि दैट इज एन आउटकम फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर कर सकती है। वेयर द कोर्ट हैज मेड an order for attachment or forfeiture of any property under subsection 1, such property is suspected to be in correct contracting state, the court may issue a letter of request to a court। अगर बाहर वाली प्रॉपर्टी की अटैचमेंट फॉरफीचर करनी है तो बाहर वाली कंट्री की कोर्ट को, उस कोर्ट को या उस वहाँ की अथॉरिटी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर देगी। और जहाँ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव किया बाहर वाली कंट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, तो वैसे ही कि लगता है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस से ये सो एंड सो, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट वो फॉरवर्ड कर देगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट एज इट थिंक्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 116 से 22 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग। अब 116 और 22 के हिसाब से वो प्रोसीड करेंगे, बाहर से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेके सेंट्रल गवर्नमेंट इधर वाली कोर्ट को दे देगी और इधर वाली कोर्ट 116 से 22 के हिसाब से परसू करेगी। क्या मतलब, आइडेंटिफाई करेगी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, कि कौन सी अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेगी। रिसीविंग आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वो डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को। अगर मैं जज हूँ इधर वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे को दे दिया, तो मैं इधर अपने वाले पुलिस ऑफिसर को जो SI रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए उसको कहूँगा चल ये जो है सारा का सारा स्टेप्स आप लो, ट्रेस करो, आइडेंटिफाई करो जो प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है। तो जो स्टेप्स होंगे सबसेक्शन 1 के वो इंक्लूड करेंगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट, डॉक्यूमेंट, बुक ऑफ अकाउंट, सो एंड सो। और सबसेक्शन 3 कहता है कि जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सर्वे हुआ सबसेक्शन 2 में शैल बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर, वही ऑफिसर लेगा जिसको ड्यूटी मैं जज लगाऊंगा, उस ऑफिसर की ड्यूटी वही ये सारी चीज़ को निगरानी हेठा करेगा इन अकॉर्डेंस विद द सर्च डायरेक्शन, वो डायरेक्शंस के हिसाब से जो मैंने जज ने दी है, कोर्ट ने दी है उसको। सेक्शन 117 सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। व्हेन वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी, कोई भी ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है जहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अंडर 116 अंडर सेक्शन 116, उसको रीजन टू बिलीव है दैट एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच सच इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड लाइकली टू बी, या उसको लगता है कि ये प्रॉपर्टी या तो कंसील कर ली जाएगी, ट्रांसफर कर ली जाएगी, डेल्ट विद एनी मैनर विच विल रिजल्ट इन द डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी, ही मे मेक ऑर्डर, तो वो ऑर्डर कर देगा फॉर सीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। पहले तो आइडेंटिफाई किया, बाद में सीजर और अटैचमेंट की बात आएगी, ठीक है। तो
वो ऑर्डर कर देगा फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, और वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज द प्रॉपर्टी, तो ऑर्डर कर देगा फॉर द अटैचमेंट डायरेक्टिंग सच प्रॉपर्टी नॉट टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर एल्स, not to be transferred anywhere else except with the prior permission of the officer making such order and copy of such per, कहता है कि सीज कर लेगा, सीज नहीं हो सकती तो फिर अटैच कर देगा, अटैच कर देगा। सीज क्या होता है, आपकी चीज मैंने सीज करके खुद अपने पास रख, ठीक है, आपके पास सोना है, मैंने सोना उठाया अपने पास, आई सीज्ड इट। अटैचमेंट क्या होता है, आपकी सैलरी, ये चीज सैलरी इज अटैच ना। इट कहते कि जो प्रॉपर्टी सी या अटैच की है, इट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर हु हैज मेड सच ऑर्डर, और कॉपी उस ऑर्डर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब उस बंदे को। सबसेक्शन 2, एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 दिन। कहते कि सबसेक्शन 1 वाले ऑर्डर को कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक ऑर्डर इज कंफर्म्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेट कोर्ट, जब तक वो ऑफिसर ने तो ऑर्डर कर दिया और कंफर्म होना चाहिए कोर्ट से, जस्ट जो एक्चुअली डील कर रही है। जैसे कि सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सजाए मौत दे दी तो वो कंफर्म होती है हाई कोर्ट से, वैसे ही जो ऑर्डर ऑफिसर ने कर दिया वो इट इज सब्जेक्ट टू बी कंफर्म्ड बाय द कोर्ट व्हिच इज डीलिंग विद द मैटर पर्टिकुलरली। सेक्शन 118 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज सीज्ड, और तो मैनेज कैसे होंगी वो प्रॉपर्टीज जो सीज या फॉरफीट करी गई हैं इस चैप्टर के तहत। कोर्ट अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस एरिया के दैट जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड, या डीएम फर्दर नॉमिनेट कर सकता है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट होगा, he shall receive and manage the property in relation to which the order has been made under subsection 1 of section 117 or under 120 section of the Sanhita in such a manner subject to the conditions of central government। कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो रिसीव करेगा और मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, उसके पास जिम्मा दे दी जो उसके पास आएगी। सेक्शन सब सेक्शन 3, एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू डिस्पोज of the property which is forfeited to the central government। कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना shall also take measures as the central government में, कहता है कि जैसे डायरेक्ट करेगी उसको एडमिनिस्ट्रेटर को सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे वो परफॉर्म करेगा फंक्शंस। सेक्शन 119 नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अभी नोटिस कैसे दिया जाएगा फॉरफीट करने का। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सेक्शन 116 द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज or the proceeds of the crime, it may serve a notice upon such person calling upon him within the period of 30 days कहता है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे के रिजल्ट में कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज आर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। कोर्ट ये मान सकती है अगर उसको लगता है, उसके पास रीजन टू बिलीव है, तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके लिए ही मे सर्व द नोटिस अपॉन सच अ पर्सन जिसके ऊपर शक है, कॉलिंग अपॉन हिम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर उसको बुला लेगी कि भाई तू 30 दिन के अंदर अंदर आ जा। स्पेसिफाइड इन द नोटिस इंडिकेट द सोर्स ऑफ इनकम बता, अर्निंग एसेट बता कि तेरे पास ये चीज आई कैसे है, सोर्सेज बता, एंड टू शो कॉज व्हाई ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टीज शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं कि उसको सुनने का मौका दिया जाएगा फॉरफीचर के केस में, और उसको सुनेगी कोर्ट कि भाई कहीं हमें तो ही नहीं गलती लगी, तुमने कुछ कहना है तो बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। Where a notice subsection 1 specifies any property as being held on the behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall be served to। तो कहते हैं कि जो नोटिस की कॉपी की नोटिस की बात कर रहे हैं, to any person specifies when where a notice under subsection 1 to any person specifies any property as is being held on the behalf of such person by any other person। तो कहता है किसी भी बंदे के अलावा वो प्रॉपर्टी अगर हेल्ड की जा रही है तो उस ऑर्डर नोटिस की कॉपी उस बंदे को भी सर्व करी जाएगी। 120 लास्ट सेक्शन फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस द कोर्ट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू शो कॉज नोटिस issued under 119 the material available before it and after giving it to the person affected a reasonable opportunity of being heard। कहता कोर्ट जब कंसिडर कर लेगी एक्सप्लेनेशन को,
इफ एनी टू शो कॉज नोटिस की जो एक्सप्लेनेशन आएगी या मटेरियल अवेलेबल होगा उसके पास अब वो आफ्टर बंदा गिविंग होगा नोटिस किसी और affected। बंदे के थ्रू, और उस बंदे को भी सुनने के बाद रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी जाएगी। और प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड डज नॉट अपियर, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा 30 दिन के अंदर नहीं आया। और where the court is satisfied that some of the properties referred to in the show cause notice are the proceeds of crime, but it is not possible to identify specifically such properties, then it shall be lawful for the court to specify the properties which, to the best of its judgment, are proceeds of crime and record a finding accordingly under subsection 1। कहता है कि जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो प्रॉपर्टीज जो रेफर की गई हैं शो कॉज नोटिस में वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, बट ये आइडेंटिफाई करना, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली सच प्रॉपर्टी। कहता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो है बट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे स्पेसिफिकली कि कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से। तो ये कोर्ट के लिए लॉफुल होगा टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज विच टू द बेस्ट ऑफ इज जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जो बेस्ट है उसको लगता है कि यही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, 10 चीज़ें हैं उनमें से 7 उसको लगती हैं कोर्ट को ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकती हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा फाइंडिंग अपनी। और जब एक कोर्ट सबसेक्शन 3 कोर्ट जब फाइंडिंग रिकॉर्ड कर लेगा जहाँ एनी प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सच प्रॉपर्टी, तो वो सारी प्रॉपर्टी फॉरफिट कर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री फ्रॉम ऑल द इनकम्प्रेंसेस, मतलब हर लाइबिलिटी से फ्री करके उसको ऐसे कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी को इनकम्प्रेंसेस से फ्री करने का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है या कुछ है किसी हद तक की लाइबिलिटी है, वो चीज़ें फ्री करके फिर सरकार के पास जाएगी। सरकार बाकी लोगों का हक या चार्ज या लाइबिलिटी या उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो हक हैं बाकी लोगों के उसको मार के नहीं लेगी, सारे हकूक हटा के फिर बाद में इनकम्प्रेंस से फ्री मुक्त करके वो प्रॉपर्टी को लेगी अगर इनकम्प्रेंस हुई कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो Clause subsection 4, where any shares in the company stands forfeited to the central government under this section, then the company shall, however, anything contained in the Companies Act, AOA or AOA of the company forthwith register the central government as the transferee of such shares। कहता है कि जहाँ पे शेयर कंपनी के स्टैंड फोरफीट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो कंपनी शेल हाउएवर जो भी लिखा है कंपनी एक्ट में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर। तो मतलब वो कंपनी को खुद ये रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।